भूत विद्या, साइंस ऑफ डेमोनिक सीजर्स एंड साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें देवता, पितृ, पिशाच, ग्रह आदि के आक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के कष्टों को दूर करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना किसी पे देवता या पितृ पिशाच जो बताया गया उनसे जो व्यक्ति पीड़ित है उसके कष्टों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हमें इसमें बलि, उपहार, पूजा आदि के विधान से रोगों की शांति का उपाय बताया गया हो उसे ग्रह या भूत विद्या कहते हैं। ठीक है, उर्वांग यानी कि शालक्य तंत्र, चालक्य यानी कि ENT, साइंस ऑफ डिसीज स्पेसिफिक टू सुप्रा क्लेविकुलर रीजन। ठीक है, आई, ईयर, नोज, माउथ, थर्ड की जो डिसीज है इसमें वही आ जाएगा। कर्ण, नेत्र, मुख, नासिका आदि जत्रु के ऊपर के अंगों में उत्पन्न हुए रोगों की शांति के लिए जो जिस तंत्र में उनकी चिकित्सा की जाती है उसे शालक्य तंत्र कहते हैं। ठीक है, फिर आता है शल्य। शल्य यानी कि सर्जरी, अनेक प्रकार की घास, लकड़ी, पत्थर, धूलिकण, धातु, मिट्टी, हड्डी, केश, नख, पुए, आस्राव, मूलगर्भ आदि शारीरिक आगंतुक शल्य को निकालने के लिए यंत्र, शस्त्र, क्षारकर्म, अग्निकर्म के प्रयोग के लिए विविध प्रकार के वर्णों का विनिश्चय करने के लिए शल्य नामक आयुर्वेद में बताया है। यानी कि सिर्फ इसमें क्या है कि जो जैसे घास, लकड़ी, पत्थर है, नख है यानी कि नाखून है, पुए यानी कि पस है, मूलगर्भ जैसे कि जो मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, अबॉर्शन वगैरह के लिए। ठीक है, जो शारीरिक या आगंतुक शल्य यानी कि कोई बाहर से चीज लग गई है तो उनको हम यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, शस्त्र, क्षारकर्म, अग्निकर्म का प्रयोग करके हम निकालते हैं जिस तंत्र में उसमें आयुर्वेद के अंग को शल्य तंत्र कहते हैं। ठीक है, फिर है दस्त यानी कि अगत तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी। इसमें क्या है, सर्प, कीट, लूता आदि से डसे हुए अनेक प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम संयोग विष से ग्रस्त मनुष्य की चिकित्सा के लिए जो होंगे, यानी कि टॉक्सो में आ जाता है विष की जो चिकित्सा। ठीक है, जैसे सर्प है, कीट कोई भी कीड़ा, लूता यानी कि मकड़ी से डसे हुए, या कृत्रिम कोई भी कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। ठीक है, संयोग विष यानी कि दो चीज ला रहे हैं, ठीक है, वो विष की तरह काम कर रहे हैं, तो उसकी चिकित्सा के लिए जो अंग है उसे हम अगत तंत्र कहते हैं। फिर आ जाते हैं जरा यानी कि रसायन तंत्र, साइंस ऑफ रेजुविनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दीर्घकाल तक तरुण अवस्था स्थापन के लिए, आयु, बल, बुद्धि की वृद्धि के लिए और शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद तंत्र यानी कि जैसे मतलब बहुत जल्दी बुढ़ापन आए, यंगनेस बनी रहे उसके लिए, आयु, बल और बुद्धि की वृद्धि के लिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद तंत्र है उसे हम रसायन तंत्र कहते हैं। ठीक है, फिर है वैश्य यानी कि वाजीकरण तंत्र, साइंस ऑफ एफ्रोडीएसी। ठीक है, जैसे अल्पवीर्य, दुष्ट वीर्य, क्षीण वीर्य, शुष्क वीर्य, जनों में वीर्य पुष्टि, वीर्य शोधन, वीर्य वृद्धि, वीर्य उत्पादन करने के लिए, जैसे जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, उनके लिए जो मेनली तंत्र है उसे वाजीकरण तंत्र हम बोल सकते हैं मेल के लिए, जिनमें मैथुन इच्छा, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद का अंग है उसमें वाजीकरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम दोष विवेचन कि दोष किसे बोलते हैं। ठीक है, वायु पितम कफश चेती त्यो दोषा समासता विकत अविकता देह घनंती रुते वर्धयंती च। यानी कि देखो दोष जो हो जाएगा जो दूषित कर रहा है, हम सबसे पहले दोष देखते, दोष क्या होते हैं। दुष्यंती मना शरीरम चैती दोष, यानी कि जो मन और शरीर को दूषित करे, यानी कि देह और मन को जो दूषित करे उसे हम क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं। अब दोष हमें पता चल गया कि जो देह और मन को दूषित कर रहा है उसे हम दोष बोलते हैं। अब दोष होते कैसे हैं, दोष दो टाइप के होते हैं, एक तो शारीरिक दोष होते हैं और एक मानसिक दोष होते हैं। तो हम सबसे पहले शारीरिक दोष की बात करेंगे। तो इसके श्लोक है वायु पितम कफ शेती तेयो दोषा समासता विकत अविकता देहम घनंती रुते वर्धयंती च। यानी कि शारीरिक दोष कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, वात यानी कि वायु, पित्त और कफ। ठीक है, ये दोष विकट हो जाते हैं तो देह को नष्ट कर देते हैं। यानी कि एक ये तीनों दोष जो अगर बैलेंस कंडीशन में है तो हमारा शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, आरोग्य बना रहता है। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस कंडीशन में हो गए तो ये देह को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे जैसे यहाँ पे देखो साम्य अवस्था में है, ठीक है, तो प्राकृत रूप देह धारक यानी कि देह को धारण करेंगे। लेकिन वैकत में है तो रोग उत्पन्न करेंगे। रोग में हो सकते हैं जैसे ये ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, और क्षीण अवस्था में है यानी कि कम हो जाए। ठीक है, अब इसमें भी 3 टाइप की वृद्धि हो सकती है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है कोई दोष, या मॉडरेट बढ़ा है, या फिर बहुत थोड़ा कम बढ़ा है, तो ऐसे ही है। ठीक है, अब दोषों के मुख्य स्थान और प्रकोप काल, ये इंपॉर्टेंट है कि दोषों के मुख्य स्थान क्या है। ते व्यपिनो अपि अन्नाभ्यो पुरो
मध्योर्व संशया वयोहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य आदि का क्रमात्। ठीक है, श्लोक आप याद रखे तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वे वातादि दोष शरीर में व्याप्त होते क्रमशः हृदय और नाभि के नीचे, मध्य और ऊपर विशेष रूप से रहते हैं। यहाँ तो सिंपल से हमें याद रखना है कि दोषों का स्थान क्या है। तो नाभि के नीचे जो है वो वायु है, हृदय और नाभि के मध्य पित्त है, और हृदय के ऊपरी भाग में कफ रहता है। ठीक है, जैसे हम अगर हम देखें, जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें 3 पोर्शन डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम 3 पोर्शन डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा नाभि। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा हृदय। तो हम देखेंगे कि नाभि के नीचे यानी कि यहाँ पे तो वात रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोला है, हृदय और नाभि के मध्य यानी कि हृदय और नाभि इसके मध्य यानी कि इसका किसका स्थान है, पित्त का। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा कि हृदय के ऊपरी भाग यानी कि हृदय के ऊपर किसका स्थान है, कफ का। ठीक है, तो इतना सिंपल ध्यान रखना है कि नाभि के नीचे वात का है, हृदय और नाभि के मध्य पित्त का है, और हृदय के ऊपर कफ का स्थान है। आगे चलते हैं। अब इसमें बताया गया कि कैसे कैसे है। ठीक है, जिस प्रकार आयु के अंत में, जैसे जो हमारी आयु है उसमें 3 टाइप में डिवाइड होती है, बालावस्था, यौवस्था और वृद्धावस्था। तो हम देखते हैं कि आयु के अंत में यानी कि वृद्धावस्था में वायु का प्रकोप होता है, मध्य यानी कि अवस्था में पित्त का, और बाल्यावस्था में कफ का होता है। इसी प्रकार जो दिन के अंतिम भाग में वायु का, मतलब जैसे लेकिन किसी भी चीज़ का अंतिम भाग है तो उसमें वायु का प्रकोप होगा। ठीक है, मध्य है तो उसमें पित्त का होगा, और आदि है यानी कि स्टार्टिंग है तो कफ का होगा। ऐसी रात्रि के अंतिम भाग में वायु का, मध्य भाग में पित्त का, और आदि में कफ का होता है। ठीक है, अगर भोजन का परिपाक काल में भी यही होता है, अंत में सबसे जब भोजन पच रहा है, ठीक है, पच गया है, तो वायु का प्रकोप होता है, मध्य में पित्त का होता है। ठीक है, और आदि में कफ का होता है। ठीक है, प्रधान रूप से रहते हैं। टेबल जो है वो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि शरीर, वय, दिन, रात्रि और आहार परिपाक काल। तो शरीर में बात का स्थान तो हमें पता है, हृदय और नाभि के नीचे। आप इतना भी नहीं देख सकते, सिर्फ नाभि के नीचे भी लिख सकते हो। पित्त का क्या हो जाएगा, हृदय और नाभि के मध्य, कफ का नाभि के ऊपर, हृदय और नाभि के ऊपर, हृदय के ऊपर भी लिख सकते हैं। वय में देखें तो बात का प्रकोप वृद्धावस्था में होता है, पित्त का युवा में, कफ का बाल्यावस्था में होता है। दिन में देखेंगे हम, अपरा बोलते हैं 2 बजे से 6 बजे तक, यानी कि दोपहर का जो टाइम है उसे अपरा। मध्य बोलेंगे 10 बजे से 2 बजे तक, पित्त का। पूर्व यानी कि 6 बजे से, यानी कि अब सुबह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुबह के 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक कफ का कोप रहेगा, स्टार्टिंग है दिन की। फिर मध्य में आते हैं, फिर 10 से 2 बजे तक मध्य हो गया तो पित्त की, और फिर अंत में आएंगे यानी कि 2 से 6 बजे तक हो गया वात का प्रकोप रहेगा। ठीक है, ऐसी रात्रि के लिए और इसी प्रकार आहार परिपाक काल के लिए। ठीक है, अब दोषों का जठर, अग्नि एवं कोष पर प्रभाव अब देख लेते हैं हम इसको। ठीक है, जैसे उन वातादि दोष द्वारा अग्नि विषम, तीक्ष्ण, मंद होती है। अब जो दोष है उससे अग्नि कैसे हो जाती है, विषम भी हो जाती है, तीक्ष्ण भी हो जाती है, मंद भी होती है। जैसे वायु से विषम अग्नि, जैसे आप ध्यान रखेंगे ये विवाह है और ये विवाह है, तो वायु से विषम अग्नि। पित्त से तीक्ष्ण अग्नि, पित्त कैसा होता है, अग्नि तत्व प्रधान होता है। ठीक है, अग्नि वाला होता है, तो हम इससे ध्यान रखेंगे कि पित्त से तीक्ष्ण अग्नि होती है। कफ से मंद अग्नि होती है। कफ कैसा होता है, स्निग्ध होता है और थोड़ा स्लाइमी टाइप का होता है, तो इससे मंद अग्नि होगी। ठीक है, तो विषम, तीक्ष्ण, अब अग्नि के भेद हो जाएंगे दोषों के अनुसार। ठीक है, जैसे वात से विषम हो गई, पित्त से तीक्ष्ण अग्नि हो गई, और कफ से मंद अग्नि। अगर ये तो सबके अलग अलग हो गए, 3 टाइप की हो गई। लेकिन अगर ये सभी सम है तो इससे कैसे कि सम अग्नि, तो 4 प्रकार की अग्नि होगी, विषम अग्नि वात से, तीक्ष्ण अग्नि पित्त से, मंद अग्नि कफ से, और सम अग्नि सभी सम है। तो इसी प्रकार हम कोष्ठ को डिवाइड करते हैं, तो कोष्ठ भी 4 टाइप है, क्रू, मधु, मध्य और सम, से 4 प्रकार के होते हैं। अगर वायु का प्रकोप है तो क्रू कोष्ठ है। ठीक है, पित्त का प्रकोप है तो मधु, और कफ का है तो मध्य, और तीनों दोषों में तो मध्य कोष्ठ रहेगा। ठीक है, देह प्रकृति, तो देह प्रकृति कैसे बनती है। ठीक है, जन्म के आदि में शुक्र आर्तव, ठीक है,
स्थिर वात आदि दोषों द्वारा हीन, मध्य और उत्तम, इस प्रकार की 3 प्रकृति बनती है। यानी कि जन्म के आदि, जब गर्भधारण काल है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो शुक्र और आर्तव में भी वात आदि दोष होते हैं, तो उनसे हमें हीन, मध्य, उत्तम प्रकृति 3 प्रकार की प्रकृति बनती है। जिस प्रकार विष की कमियां विष नष्ट न होकर विष से ही उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार वात आदि दोषों द्वारा वायु की अधिकता से हीन, पित्त की अधिकता से मध्य और कफ की अधिकता से उत्तम 3 प्रकार की प्रकृति बनती है। यानी कि जैसे इसमें बताया गया एग्जाम्पल है, एक ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार विष की कमियां विष से नष्ट ना होकर विष से ही उत्पन्न होती है, उसी प्रकार, ठीक है, इसमें बताया गया उसी प्रकार जो मनुष्य की प्रकृति है वो उसको कोई हानि नहीं पहुंचाती है। ठीक है, तो ये बताया गया जैसे वायु की अधिकता होगी तो उससे हीन प्रकृति होगी, पित्त की होगी तो उससे मध्यम, कफ की अधिकता होगी तो उससे उत्तम प्रकृति बनती है। इन तीनों दोषों की समता होगी तो सम प्रकृति, जो कि असम प्रकृति ही सबश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, द्विंदज भी होते हैं, जैसे वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। ठीक है, ये दो दोषों के संयोग से होते हैं जो निंदे होती हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की द्वंद्वज प्रकृति होती है। ठीक है, इस प्रकार अब प्रकृति 7 टाइप की हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो तीनों जो दोष से अलग है, किसी की वातज, किसी की पित्तज और किसी की कफज। फिर द्वंद्वज हो जाएंगे 2 दोषों के संयोग से, यानी कि वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, ये 6 हो गई। और फिर एक जिसमें त्रिदोषज हो जाएगी। ठीक है, तीनों दोष कैसे हो, साम्य अवस्था में हो। ठीक है, ये 7 प्रकार की ध्येय प्रकृति हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि जिस प्रकार विष की कमी विष से नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार व्यक्ति की जो प्रकृति होती है, यानी कि जन्म से होती है, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाती। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिदोषों का स्वरूप, त्रिदोष जो बात पित्त कफ बताया गया उनका स्वरूप क्या है, तो जैसे यहाँ पे बात के गुण बताए गए हैं, तत्र रुक्षो लघु शीत खरा सूक्ष्म चलो अनिल। ठीक है, यानी कि ये बात के गुण है। तत्र बात कैसा होता है, रुक्ष होता है, ड्राई होगा, लघु यानी कि हल्का होगा, शीत यानी कि ठंडा, खर यानी कि खर स्पर्श होता है, ऐसे खुरदरा टाइप का, थोड़ा मतलब थोड़ा ड्राइनेस होगी तो खुरदरा होता है ना, वैसे। सूक्ष्म होता है, चल होता है, चलता है। ठीक है, अनिल यानी कि वायु को बोलते हैं। फिर है पित्त के गुण, पित्तम स स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्तरम सरम। पित्त के गुण क्या रहेंगे, तो स स्नेह थोड़ा स्निग्ध होता है, यानी कि ईशत स्निग्ध, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, लघु होता है, विस्त्र सर पत्र होता है। ठीक है, हम बात करेंगे कफ की। स्निग्ध शीतो गुरु मंदः सालक्षणे मृतसन स्थिरा कफ, यानी कि जो कफ कैसा होता है, स्निग्ध होता है, शीत होता है, गुरु होता है, मंद होता है, सालक्षण भी एक चिकनाई होता है। ठीक है, मृतसन स्थिर कफ। ठीक है, मृतसन स्थिर कफ, ये कफ के गुण है, तो ये इंपॉर्टेंट है श्लोक, ये याद कर लीजिएगा। वात पित्त कफ के गुण वाइवा में पूछ लेते हैं, बताइए वात पित्त कफ के गुण क्या है, विद श्लोक पूछते हैं। ठीक है, अब दोषों के संसर्ग और सन्निपात, संसर्ग किसे बोलते हैं और सन्निपात किसे बोलते हैं, तो संसर्ग हम बोलेंगे 2 दोषों का संयोग हो रहा है तो उसे हम संसर्ग बोलते हैं, सन्निपात बोलते हैं 3 दोषों का संयोग हो रहा है तो उसे हम सन्निपात बोलते हैं। ठीक है, तो अब दोषों के संसर्ग कितने होते हैं, 6 होते हैं, जैसे कि वात पित्त। अब इसमें पहले पढ़ लेते हैं, अपने प्रमाण से बढ़े हुए अथवा क्षीण हुए दोषों का संयोग संसर्ग, और 3 बढ़े हुए अथवा क्षीण हुए दोषों का संयोग सन्निपात कहलाता है। यानी कि भैया कि 2 बढ़े हुए दोष या 2 क्षीण हुए दोष, उनका संयोग, 2 दोषों का संयोग हुआ था संसर्ग, और 3 बड़े दोष या 3 क्षीण हुए, यानी कि 3 दोष जो बढ़ गए, जिनकी वृद्धि हो गई है या जो कम हुए, उनका संयोग सन्निपात कहलाता है। संसर्ग देखें तो कुल 6 होते हैं, पता है 2 दोषों का संयोग करेंगे तो 3 संयोग बनते हैं, वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। अब इसमें हो सकता है कि एक बार वात वृद्ध हो और पित्त कम हो, दूसरा हो सकता है कि पित्त वृद्ध हो वात क्षीण हो, इसी प्रकार इसमें हो सकता है, ठीक है, वात वृद्ध हो कफ क्षीण हो, इसे कफ वृद्ध हो वात क्षीण हो, पित्त कफ में भी हो सकता है कि पित्त वृद्ध हो कफ क्षीण हो, और कफ वृद्ध हो पित्त क्षीण हो। ठीक है, संसर्ग सन्निपात के 10 भेद होते हैं, तो इतना नहीं, बस इतना याद रखिएगा, टोटल सन्निपात के 10 भेद होते हैं, संसर्ग के 6 होते हैं। ठीक है, आगे धातु और मल, धातु और मल में क्या हो जाएगा, रस अशक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु सप्त दुष्यमला मूत्र शकट स्वेद आदि, यानी कि अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि धातु कितने होते हैं, तो धातु 7 होती हैं। कौन कौन सी, रस, रक्त, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, 7 धातु होती है, हम दुष्य बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दूषित, दुष्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोषों के द्वारा दूषित होती है, तो इसे हम दुष्य बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर क्योंकि बात आदि लोगों की उत्पत्ति में प्रथम इन्हीं को दूषित करते हैं, यानी कि बात आदि जब दूषित रहते हैं तो सबसे पहले इन्हीं को दूषित करते हैं, फिर तत्पश्चात लोग उत्पन्न करते हैं। और मूत्र शकत यानी कि पुरुष मल हो जाएगा हमारा, ठीक है, फिकस, और फिर स्वेद, ये आदि मल, इनको मल कहते हैं। मल 3 हो गए, मूत्र पुरुष और स्वेद। ठीक है, इनको भी दूषित माना जाता है, ये भी दूषित होते हैं क्योंकि, ठीक है, वृद्धि और 6,
तो वृद्धि सामान्य सर्वेशा विपरीत विपर्य, यानी कि ठीक है, विपरीत भावों से विपर्य अर्थात वृद्धि को विपरीत होता है। जो समान भाव है, ठीक है, वो समान भाव की वृद्धि करते हैं, ठीक है, और जो विपरीत है विपरीत में, जैसे मान लो कोई भी चीज़ गर्म है, ठीक है, उसमें हम ठंडा पानी डालेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी ना, और अगर मान लो गर्म डालेंगे तो और गर्म हो जाएगी। तो वही है कि समान भाव से वृद्धि होती है और विपरीत भाव से उसका ह्रास होता है, ठीक है। अब रस विवेचन, रस पूछ लेते हैं कि कितने होते हैं। तो रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त कसाय का षड द्रव्यमाश्रितास्ते च यथापूर्व वल्व, यानी कि रस कितने होते हैं? 6, ठीक है। मधुर, स्वादु यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय, ठीक है। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि मधुर का एग्जाम्पल क्या होता है, और तिक्त से ध्यान रखना है कि तिक्त तीखा नहीं होता, ठीक है, कड़वा होता है, और कटु कड़वा नहीं होता, कटु तीखा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सब बहुत कंफ्यूज होते हैं, अपोजिट कर देना है बस। जैसे तीखा में तार है और तिक्त में तार है, तो ऐसे नहीं होगा, सेम होगा, ठीक है। हाँ, और इनमें से जो जितना पहले होता है, जैसे कि सबसे पहले मधुर रस है तो सबसे अधिक बलवान होगा, ठीक है। यथापूर्व बलवा यानी कि उत्तर मतलब ये सबसे पहले जो होगा उतना ही बलवान होता है, ठीक है। तो जितना पूर्व उतना ही अधिक बलकारक होता है, ठीक है। फिर रसों का दोषों पर प्रभाव, रसों का दोषों पर प्रभाव क्या बनता है, ठीक है। तत्राद्यम महतम घनंती त्रयस तिक्त आद्या कफम कसाय तिक्त मधुरा पित्त मन्य तो कुर्वन्ति, यानी कि प्रथम 3 रस यानी कि मधुर अम्ल लवण वे करते हैं वात का शमन करते हैं, ठीक है। और कटु तिक्त कसाय क्या करते हैं? वात को प्रकोपित करते हैं। पित्त में क्या जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है ना, कसाय तिक्त मधुरा, ये पित्त का शमन करते हैं, ठीक है। उसके अपोजिट कर देना है बस, जो रस नहीं है वो लिख देना, अम्ल लवण और कटु ये प्रकोप करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे, ठीक है। कफ का बात और कफ का उल्टा रहता है, बात का जो शमन करेगा वो कफ का क्या करेगा? प्रकोपक होगा, ठीक है। और जो बात का प्रकोपक होगा वो कफ का शमन होगा, ठीक है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब त्रिविध द्रव्य कौन कौन से होते हैं? शमन, कोपन, स्वस्थितम द्रव्यमिति क्रिया। द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। शमन यानी कि दोषों का शमन करने वाले, यानी कि उनको शांत करने वाले, जो बढ़ गए हैं उनको अपने बैलेंस में लाने वाली। कोपन यानी कि प्रकोप, और उसका प्रकोप करने वाले यानी कि उसको बढ़ाने वाली। स्वस्थित यानी कि स्वास्थ्य के लिए हितकारी होते हैं, ठीक है। अग्निवेश का देखें तो उन्होंने बोला है कि 3 प्रकार के होते हैं। सेम ही उनका भी किंचित दोष शमन, किंचित धातु प्रदूषण, स्वस्थ बताओ हितम, किंचित त्रिविधम दमनमुच्यते, यानी कि कुछ दोषों का शमन करते हैं, कुछ धातु को दूषित करते हैं, और कुछ स्वस्थ के लिए हितकारी होते हैं। अब वीर्यवर्ण, ठीक है। वीर्यवर्ण में क्या? उष्ण, शीत, गुरु, उत्कर्ष, तत्व वीर्य द्विधा स्मृतम, यानी कि उन्होंने बोला है कि वीर्य 2 प्रकार के होते हैं। वीर्य पहले होता क्या है ये देख लेते हैं। वीर्य हो जाएगा जो भी द्रव्य है वो जिस शक्ति के द्वारा कार्य करता है उसे हम वीर्य बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक्टिव प्रिंसिपल। अब वीर्य 2 प्रकार का होता है, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य, ठीक है। उष्ण वीर्य यानी कि गर्म, शीत वीर्य ठंडा। तो ये आप लिख सकते हैं कि वीर्य किसे बोलते हैं, तो वीर्य तो क्रियते ये नहीं है क्रिया, ठीक है। द्रव्य जिस विशेष शक्ति से कर्म करने में समर्थ होता है, द्रव्य की विशेष शक्ति को वीर्य कहते हैं, ठीक है। आगे आता है विपाक, विपाक किसे बोलते हैं? अब हाँ, विपाक जैसे हम बोले कि विपाक किसे बोलते हैं, तो विपाक में आ जाएगा जैसे हमने कोई भी फूड लिया, यानी कि कोई भी आहार हमने लिया, उस पर जठरने की क्रिया हुई, उसके फलस्वरूप जो नवीन रस उत्पन्न होता है उसे हम विपाक कहते हैं, ठीक है। विपाक सीधा विपाको द्रव्य से स्वादु अम्ल कटुपाक होता है, यानी कि विपाक 3 प्रकार के होते हैं। मधुर, कटु, अम्ल 3 प्रकार के विपाक होते हैं। जैसे मधुर और लवण रस का मधुर होता है, अम्ल रस का अम्ल, कटु तिक्त कसाय रस का विपाक कटु होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, मधुर और लवण का मधुर होगा, अम्ल का अम्ल होगा, कटु तिक्त कसाय का रस जो विपाक जो होता है कटु होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब गुण, गुण का वर्ण करेंगे। गुण कहते हैं जैसे गुणवादी गुण जो है वो कितना होते हैं? 20 होते हैं, यानी कि 10 गुण है उनके अपोजिट, और 10 गुण तो टोटल 20। जैसे इसके श्लोक अगर आप लोग याद कर लें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप इससे कोई भी गुण आपको मिस नहीं होगा। जैसे गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सालक्ष्ण, सान, मधु, स्थिरा गुणा, सूक्ष्म, सदा, विशंति, सविपर्याय, यानी कि गुरु, गुरु का अपोजिट क्या जाएगा? लघु। मंद, मंद का क्या जाएगा? तीक्ष्ण। स्निग्ध, स्निग्ध का क्या हो जाएगा उल्टा? खर, ठीक है। फिर आ जाता है हिम, हिम का उल्टा क्या हो जाएगा? उष्ण, ठीक है। फिर हो जाएगा स्निग्ध का उल्टा रुक्ष। फिर सलक्षण का उल्टा क्या हो जाएगा? खर। सलक्षण यानी कि
इसे किस स्निग्ध हो जाएगा कि बिल्कुल स्निग्ध है। जब हम उसको हाथ पे लेंगे, जैसे घी को हम हाथ पे ले उसको उंगलियों से हम अगर मसलें तो घी स्निग्ध रहता है, ठीक है। सिलेक्शन आएगा जो बाहर से देखने में स्मूथ है, ठीक है, वो। मृदु, ठीक है, मृदु का उल्टा हो जाएगा कठिन। स्थिर है, कोई भी चीज़ स्थिर है, ठीक है, उसका रहेगा सर, यानी कि कोई इमोबाइल है, मोबिलिटी आ जाएगी उसमें, ठीक है। यानी कि अगर हम 10 गुण हैं उसी के विपरीत हम गुण लिखते हैं तो हमारे से 20 गुणवादी गुण हो जाते हैं, ठीक है। 5 इंद्रियार्थ क्या क्या होते हैं, ठीक है। 5 इंद्रियाँ होती हैं, ज्ञान इंद्रिया हमारी कौन कौन सी? चक्षु यानी कि आइज, कर्ण यानी कि ईयर, ठीक है, घ्राण यानी कि नासा हमारी नोज, ठीक है, रसन यानी कि हमारी जीहा, और स्पर्श यानी कि त्वचा यानी कि स्किन, ठीक है। उनके विषय क्या है? चक्षु क्या करता है? सुनता है, सॉरी, चक्षु क्या करता है? देखता है, तो क्या हो जाएगा? रूप। हम स्टार्ट करें कर्ण से सबसे पहले, तो हमारे कान क्या करते हैं? सुनते हैं, यानी कि हो जाएगा शब्द। उनका विषय क्या है? शब्द यानी कि साउंड। त्वचा का स्पर्श यानी कि टच, और आइज का हो जाएगा रूप, ठीक है, विजन। रस का हो जाएगा टेस्ट, गंध यानी कि स्मेल, ठीक है। ये 5 अर्थ होते हैं। अब ये वाली टेबल ये वाली टेबल पढ़नी है। जैसे गुरु में किस महाभूत की प्रधानता होती है? पृथ्वी और जल की, ठीक है। लघु में वायु, आकाश, अग्नि की। शीत में जल की। उष्ण में क्या होगी? अग्नि की प्रधानता होगी। स्निग्ध है तो इसमें जल की प्रधानता होगी, ठीक है। ये आपको सब पढ़ना है। फिर इसके लिए अभी आगे चैप्टर आएगा उसमें भी है, तो ये पदार्थ में भी आप लोग पढ़ेंगे तो ये उधर एक्सप्लेन हो जाएंगे अच्छे से। फिर बढ़ते हैं रोग और आरोग्य का कारण, यानी कि जो हमें डिसीज़ हो रही है उसका कारण क्या है, या फिर हम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं तो उसका कारण क्या है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। काल अर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रका संयोग च विज्ञो रोग आरोग्य कारण, ठीक है। काल यानी कि ऋतु जो होती है, सीजन। अर्थ और कर्म का हीन योग, मिथ्या योग, अर्थ योग रोगों का कारण है। काल, अर्थ और कर्म का संयोग आरोग्य का कारण है, ठीक है। ये बताया गया है यहाँ पे, यानी कि काल, ठीक है, अर्थ और कर्म, ठीक है, इनका हीन योग। हीन योग से समझ सकते हैं कम होना। मिथ्या यानी कि उसका अपोजिट। अति योग यानी कि ज़्यादा होना। जैसे हम काल का एग्जांपल ले लेते हैं। काल यानी कि मान लीजिए गर्मियों का सीज़न है, ठीक है, उसमें गर्मी पड़नी चाहिए अच्छे खासी, लेकिन उसमें गर्मी ना पड़ गई, उसका हीन योग हो रहा है, यानी कि कम गर्मी पड़ रही है, तो उसको बोलेंगे हम हीन योग हो रहा है, ठीक है। अब गर्मी में गर्मी ना पड़ के बारिश पड़ना या सर्दी पड़ना, तो उसका अपोजिट हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे मिथ्या योग। अति योग हो जाएगा कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि काल का अति योग हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अर्थ हो जाएगा शब्द स्पर्श रूप स्कंध यानी कि इंद्रियों का, और ठीक है, कर्म हो जाएगा कि शरीर, मनोवाणी की चेष्टा, इनका। रोग, आरोग्य, रोग भेद, रोग अधिष्ठान है, मनोदोष, तो रोग क्या है, आरोग्य क्या है, ठीक है। वात्सता आदि दोषों की विषमता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रोगस्तु दोष वैषम, दोष साम्यम आरोग्यता, यानी कि रोगस्तु दोष वैषम, जो दोष बताया गया वात पित्त कफ, उनकी विषमता, यानी कि वो बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं है, इनबैलेंसिंग कंडीशन में, तो उनकी विषमता क्या हो जाएगी? रोग। अगर वो बैलेंसिंग कंडीशन में है तो क्या हो जाएगी? उनकी समता। निज आगंतुज विभागेन रोगज निर्विघ्नता, यानी कि निज और आगंतुज भेद से रोग दो प्रकार के होते हैं। निज हो जाएगा जो वातादि, जो हमारे शरीर में वातादि दोष उनकी वजह से जो हो रहे हैं। आगंतुज जाएगा कोई भी बाहरी कारण, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या कोई चीज़ लग गई तो हो जाएगी आगंतुज रोग। तेषाम काय मनो भेद अधिष्ठानम अपि द्विधा, तो अब जो रोग है उनका अधिष्ठान तो होते हैं, आपको ही पता है कि या तो शरीर में होगा या फिर हमारे मन में, यानी कि साइकोलॉजिकल मानसिक रोग जो होता है, ठीक है, तो उनके अधिष्ठान तो होगा शरीर और मन। रजस तमच मनसु दो चार दोष। अब जो चार दोष से 3 हो गए बात पित्त का। अब मानसिक रोग कौन कौन दोष कौन से होते हैं? तो रज और तम, ये 2 मानसिक दोष होते हैं, ठीक है। अब रोगी की परीक्षा कैसे करते हैं? दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, परिचय, 4 हो गया, यानी कि कोई भी रोगी आता है उसका हम एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दर्शन, इसको देख के, ठीक है, इंस्पेक्शन जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्पर्शन यानी कि हथेली से स्पर्श करके, पाल्पेशन, और प्रश्न यानी कि रोगी अथवा उसके संबंधियों से प्रश्न करके, ठीक है, इंटरोगेशन इंपॉर्टेंट है इसको के लिए, ठीक है। तो दर्शन यानी कि देखकर, इंस्पेक्शन, स्पर्शन यानी कि हथेली से स्पर्श करके, जैसे हम उसकी पल्स देखते हैं, ठीक है। दर्शन से हो जाएगा जैसे हम उसकी कंजक्टिवा, ठीक है, उसकी वॉक कैसी है, ये सब देखेंगे। और प्रश्न संबंधियों से प्रश्न पूछ कर, जैसे उसका माउथ है, उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है, ये सब उसका हम प्रश्न पूछ कर करेंगे। अब रोग की परीक्षा कैसे करते हैं? रोगम निदान प्रारूप लक्षणों उपचार, यानी कि
रूप का निदान क्या है, यानी कि उसका कारण क्या है, ठीक है। प्रागरूप यानी कि पूर्व रूप क्या है, प्रीडोमल फीचर, ठीक है, लक्षण क्या है उसके, उपशय, थेरेप्यूटिक टेस्ट, आपत्ति यानी कि संप्राप्ति क्या है, यानी कि रूप का कारण क्या है, ठीक है, पूर्व रूप क्या है उसकी, लक्षण क्या है, उपशय क्या है, और आपत्ति यानी कि कैसे हो रहा है वो, ठीक है। देश के दो भेद होते हैं, भूमि देश प्रवेदहीन देश माहुरी दूजा। देश दो प्रकार का होता है, एक तो भूमि देश के, जो भूमि देश है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। वात की अधिकता होगी जहाँ पे वो जंगल होगा, जैसे कि जो ड्राइनेस वाला एरिया है, सूखा जो एरिया है जैसे कि राजस्थान, ठीक है। कफ की अधिकता वाला आरब जैसे असम, बंगाल, जो कश्मीर वगैरह जहाँ पे ठंड रहती है। समदोष वाला साधारण देश जैसे कि उत्तर प्रदेश, रामनगर, पंजाब, ठीक है। ये